अब देखो, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था जो गेट में पूछा गया। ठीक है, इसमें ध्यान देखो, जो हम बात कर रहे थे उसकी हमको ध्यान देनी है। ठीक है, हालांकि आंसर आपका रेंज में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या है, बाल बाल बच गए। समझने की कोशिश करना, रेंज देखना, रेंज दिया हुआ है -1.95 से -2.27। समझने की कोशिश करना। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, एक गलत तरीका, एक सही तरीका। पहले सही तरीके गलत तरीके दोनों साथ साथ देखते हैं। क्या है कि वेल स्टिमुलेशन है, तो वेल स्टिमुलेशन है तो एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एस क्या हो गया, नेगेटिव है। इज कैरिड आउट इन अ होमोजेनियस फॉर्मेशन। द वेल इज स्टिमुलेटेड अप टू अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 54 इंच। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसने क्या बोला कि मेरे पास मैं दो केस बना रहा हूं। ये मान लो आपका वेलबोर है और ये मान लो आपका डैमेज जोन है। ठीक है, ये मान लो आपका वेलबोर है और ये मान लो आपका डैमेज जोन है। ठीक है, ये मैं दो केस बनाने जा रहा हूं इधर। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, द वेल इज स्टिमुलेटेड आउट इन अ होमोजेनियस फॉर्मेशन। ठीक है, अब समझना इसने यहाँ क्या बोला, द वेल इज स्टिमुलेटेड अप टू अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 54 इंच। रेडियल डिस्टेंस है 54 इंच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेलबोर। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेलबोर बोला है, सरफेस, सेंटर नहीं बोला है। कहां से बोला है, सरफेस ऑफ द वेलबोर बोला है। तो कुछ लोगों ने देखो, अगर इसने क्या दिया है, उसने ये रेडियस दी है कितनी, 54 इंच। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इस रेडियस को 54 इंच मान लिया। उसने सरफेस बोला है, सरफेस क्या है वेलबोर का, ये है सरफेस। ठीक है, ये तो सेंटर ऑफ द वेलबोर है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहां से इसका रेडियस 54 इंच ले लिया और यहां से एक्चुअली उसने ये जोन का रेडियस 54 इंच दिया था। अब बात समझना आगे, द डायमीटर ऑफ द वेलबोर इज 12 इंच। अब यहां पे क्या है, ये जो डायमीटर ऑफ द वेलबोर है ये 12 इंच है। तो यहां से यहां कितना हो गया, ये 6 इंच हो गया। तो मैं वापस से करता हूं, यहां से यहां कितना है, 12 इंच है। तो यहां से यहां क्या हो गया, 6 इंच हो गया। बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब इन लोगों के लिए क्या हो गया, आर स्किन यहां पे क्या हो गया, 54 इंच हो गया और आर डब्ल्यू क्या हो गया, 6 इंच हो गया। ठीक है, वहीं पे इन लोगों के लिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे आर स्किन कितना हो जाएगा, 54 + 6, तो ये क्या हो गया, 60 इंच हो गया और आर डब्ल्यू कितना हो गया, 6 इंच हो गया। ठीक है, देखो अंतर हो गया अभी। ठीक है, अब देखते हैं रेंज बचते हैं कैसे, समझने ला। ठीक है, अब क्या है कि द परमिबिलिटी इनहेंसमेंट इन द स्टिमुलेटेड जोन इज फाउंड टू बी 10 टाइम्स दैट ऑफ द अनस्टिमुलेटेड जोन। मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ का K है तो यहाँ की, सॉरी, अगर अनस्टिमुलेटेड जोन का K है तो यहाँ का K कितना है, 10 टाइम्स K है। तो अगर मैंने यहाँ का अनअफेक्टेड जोन का K बोला तो यहाँ का K कितना हो गया, 10 टाइम्स K हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है अज्यूमिंग स्टडी स्टेट रेडियल फ्लो। हालांकि हम इसमें हमेशा ही स्टडी स्टेट मानते हैं, मैंने आपको रीजन दिया है क्यों। ठीक है, तो स्किन फैक्टर बताना है ऑफ द स्टिमुलेटेड जोन। अब देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे अब स्किन निकालूं तो यहाँ पे स्किन क्या हो जाएगा, K/KS -1 ln ऑफ RS/RW। तो उस केस में आप यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे K/10 टाइम्स K -1, क्योंकि KS कितना है आपका, 10 टाइम्स K है, ln ऑफ, अब यहां क्या लिख दोगे आप, 60/6 लिख दोगे। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, तो दोनों की यूनिट सेम है। तो अब मैं यहां पे क्या आ जाता है मेरे पास, यहां पे स्किन की जो वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, मेरे पास ln मान लो हो गया, ln 10 आ गया मेरे पास, और K/K तो ये क्या हो गया, 0.1 -1, तो ये हो गया 0.9, तो ये क्या हो गया, -0.9। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2.07 आ गई। माइनस कितनी आ गई, -2.07। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो वापस से मैं क्या लिखूंगा, S = K/KS -1 ln ऑफ RS/RW। यहां पे वापस से क्या हो गया, K/10 टाइम्स K -1 हो गया।
ln ऑफ, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 54/6, तो ये क्या हो गया माइनस 0.9 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास हो गया ln 9 दैट इज 2.19 आपके पास आ गया। तो s की वैल्यू अब यहाँ क्या हो जाएगी माइनस ऑफ इंटू 0.9 माइनस 1.97, माइनस क्या हो गया 1.97, मतलब कुछ लोगों का आंसर क्या आया s इज इक्वल टू माइनस 1.97 और कुछ लोगों का आंसर क्या आया s इज इक्वल टू माइनस 2.07। अब रेंज को देखो, जिन लोगों ने इस अप्रोच से बनाया, जिनका गलत अप्रोच एक तरीके से था, वो बस 0.02 की वजह से बच गए। अगर यही रेंज मान लो माइनस 2.0 से 2.15 की होती तो इन लोगों का आंसर क्या हो जाता गलत हो जाता, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने रेडियस इसका ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आंसर उसका एक्यूरेट सही आंसर क्या है माइनस 2.07, जो कि क्या है बहुत आराम से इस रेंज के सेंटर पे कहीं ना कहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मेरा आंसर क्या है माइनस 2.07। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द स्किन जोन वगैरह क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इन दोनों चीजों को निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? तो के स्किन मेरे पास आ गया और अनडैमेज और डैमेज जोन, तो मेरे पास क्या है ये मेरा राइट अप्रोच है। ठीक है, बात समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ये भी क्या है गेट 2020 में ही पूछा गया, अच्छा सवाल है। अब प्रोड्यूसिंग ऑयल वेल विथ अ ड्रेनेज टू वेलबोर रेडियस रेशियो क्या है 2891, मतलब क्या बोला इसने RE/RW उसने बोल दिया 2891। अच्छा ये बोल दिया, ठीक है। इज फाउंड टू हैव ए स्किन फैक्टर ऑफ 8, स्किन फैक्टर इसमें कितना बोल दिया 8 का दे दिया। अब बोला है अज्यूम स्टडी स्टेट ऑपरेशन, हालांकि हम यही मानते हैं, एंड नेग्लिजिबल प्रेशर ड्रॉप इन द ट्यूबिंग, फ्रिक्शन वगैरह क्यों नहीं है, तो द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ डैमेज टू अनडैमेज जोन विल बी इक्वल टू। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ क्या है, अभी तक हम कुछ कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे आइडियल और एक्चुअल के, ठीक है। हम बोल रहे थे क्यू एक्चुअल क्यू आइडियल, ठीक है, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। तो वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, अब यहीं पे अगर इस सवाल को मैं देखता हूं तो मैं यहीं पे वो कंसेप्ट ले आता हूं, जो डैमेज को है मैं बोल देता हूं एक्चुअल है और जो अनडैमेज्ड है वो आइडियल एक तरीके से। तो क्यू एक्चुअल मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब क्यू अनडैमेज्ड मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्यू आइडियल हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मान लो 7.08 इंटू 10⁻³ KH डेल्टा P मान लो अपॉन म्यू B0 ln RE/RW। अब क्योंकि ये क्या है, एक एक्चुअल केस है, एक आइडियल केस है, तो इसमें स्किन क्या है 0 है, तो ये मेरे पास एक आइडियल केस या अनडैमेज केस का इक्वेशन बन गया। वहीं पे मैं क्यू डैमेज्ड अगर बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्यू एक्चुअल बोल दूंगा। तो उसकी इक्वेशन मेरे पास अभी मैंने पढ़ी है, क्या हो जाती है 7.08 10⁻³ KH, वापस डेल्टा P लिख देता हूं म्यू B0 ln ऑफ RE/RW। अब यहाँ पे ये देखो डैमेज जो है, मान लो यहाँ पे तो क्या हो गया, मैं प्लस S कर देता हूँ, यही चीज होता है एक्चुअल के लिए। तो मुझे अब क्या बोला गया है, बेसिकली मुझे बोला गया है कि क्यू डैमेज अपॉन क्यू अनडैमेज निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, क्यू डैमेज्ड अपॉन क्यू अनडैमेज निकालना है। तो अगर मैं क्यू डैमेज अपॉन क्यू अनडैमेज निकालूं तो मेरे पास क्या हो गया, ये अपॉन ये वैल्यू हो गई। तो मैं क्या देखता हूं, ये फैक्टर कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट गया। तो क्यू अनडैमेज अगर मैं लिखने जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू डैमेज ln ऑफ RE/RW प्लस S, यही बचा हुआ है नीचे में, बाकी सब तो कट गया है। और अनडैमेज क्या होगा, नीचे से ये ln ऑफ RE/RW, ये क्या हो गया अनडैमेज का आ गया।
तो अब मुझे ln RE बाय RW की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है? ln RE बाय RW कितना है? 2891 यही है 2981 अपॉन क्या हो गया? ln ऑफ 2981 प्लस स्किन का फैक्टर कितना दिया हुआ है मुझे? स्किन दिया हुआ है 8, स्किन का फैक्टर कितना हो गया? 8 हो गया। तो अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो Q डैमेज अपॉन Q अनडैमेज मतलब क्या हो गया? ln ऑफ 2981 दिस इज 8 अपॉन 8 प्लस 8, तो ये क्या हो गया? 8/16 दैट इज 0.5। क्या हो गया? 0.5 आंसर हो गया Q डैमेज अपॉन Q अनडैमेज्ड। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही? आराम से ये सवाल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया? बस इक्वेशन को लिख दिया। अनडैमेज में क्या होगा? स्किन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एक आइडियल केस है। और डैमेज में क्या होगा? स्किन का इफेक्ट होगा। अगर मान लो यहीं पे अगर वो डैमेज की जगह स्टिमुलेटेड होता तो स्किन क्या हो जाती? यहाँ नेगेटिव में आ जाती। उस केस में मैं देखता रेट मेरा क्या हो जाता? 1 से ज़्यादा हो जाता। बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो गेट में पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। जैसे कि क्या है कि फॉर्मेशन डैमेज कुड बी अ रिजल्ट ऑफ। अब मेरी बात होती है कि फॉर्मेशन डैमेज क्यों हो सकता है। तो मेरी बात मैंने पढ़ी है, फॉर्मेशन डैमेज ड्रिलिंग के कारण मड अंदर चला जाए, ठीक है, सीमेंटिंग, स्टिमुलेशन जॉब है, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग जॉब, एसिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें। मतलब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि अगर के में ऑल्टरेशन आएगा तो वो एक तरीके से डैमेज का काम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? एक तरीके से डैमेज का काम करेगा। तो देखो स्केल फॉर्मेशन नियर दी वेलबोर, स्केल अगर नियर दी वेलबोर बनती है तो वो क्या करती है? वो रेट को कम कर देती है। तो रेट को कम करेगी तो ये क्या है? एक डैमेज का एग्जाम्पल है। कोक फॉर्मेशन इन द इन सीटू, अगर मान लो रिजर्वायर है और मुझे पता है अगर मान लो जब मैं इन सीटू कंबशन कर रहा हूं, मैं क्रूड को क्या कर रहा हूं, मान लो जला रहा हूं और वहां कोक बन रहा है, तो कोक क्या है? सॉलिड रेसिड्यू है। सॉलिड रेसिड्यू अगर यहां पे डिपॉजिट होते ही हैं तो के को क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो ये भी क्या है? फॉर्मेशन डैमेज कर रही है, ठीक है। तीसरी चीज प्रिसिपिटेशन ऑफ एस्फाल्टीन। एस्फाल्टीन क्या है? मेरे पास सॉलिड हाइड्रोकार्बन से है, ठीक है। तो उसके फॉर्मेशन के या प्रिसिपिटेशन नियर द वेलबोर होने की वजह से के वापस कम होगा, तो ये भी क्या है? फॉर्मेशन को डैमेज कर रहा है। तीसरा कंडेंसेट बैंकिंग। कंडेंसेट बैंकिंग क्या है दोस्तों? एक नई टर्म है। जैसे मान लो एक टर्म है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि नियर दी वेलबोर हम क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है? गैस कंडेंसेट रिजर्वायर्स में होगा। गैस कंडेंसेट रिजर्वायर में हमने पढ़ा था कि विद डिक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम ड्यू पॉइंट टू अ सर्टेन प्रेशर क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं या फॉर्म होते हैं। तो जब लिक्विड हाइड्रोकार्बन मान लो नियर द वेलबोर फॉर्म हो रहे हैं तो एक तरीके से क्या हो गया कि रिजर्वायर में 2 फेज फॉर्म हो गए, एक गैस का फेज आ गया और एक लिक्विड का फेज आ गया। तो गैस के फेज और लिक्विड के फेज के आने की वजह से गैस की रिलेटिव परमिबिलिटी घट जाती है, क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी फंक्शन है सैचुरेशन का। तो सैचुरेशन जैसे गैस के कम हुआ तो गैस की रिलेटिव परमिबिलिटी घट गई। अब गैस की अगर रिलेटिव परमिबिलिटी घट गई मतलब के घट गया तो क्या हो गया? फॉर्मेशन एक तरीके से डैमेज तरीके से लगेगा अगर कंडेंसेट की बैंकिंग हो रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चारों जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन डैमेज कर रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाता है? डी इज द राइट आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? मेरा फॉर्मेशन डैमेज चारों ही कारणों से फॉर्मेशन मेरा डैमेज हो रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही आसान सवाल था जो गेट 2020 में पूछा गया, ठीक है। समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। देखो समझो, इट इज डिजायर टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन निकालनी है इन अ लो परमिएबल एंड लो प्रेशर गेज रिजर्वायर। प्रेशर गैस रिजर्वायर है विच प्रोड्यूस अंडर अ कांस्टेंट फ्लो रेट, ठीक है। यूज द फॉलोइंग डाटा। के दे दिया, पोरोसिटी दे दी, सीटी दे दिया, विस्कोसिटी दे दी, ठीक है। अब assuming transient flow conditions are valid, the radius of investigation after
200 आवर्स ऑफ गैस प्रोडक्शन, ठीक है, कितना होगा। अब एक क्वेश्चन, इसमें मैं क्वेश्चंस को अगर देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने ज्योमेट्री के बारे में देखो बात नहीं की है। उसने नहीं बोला है कि ये सर्कुलर ज्योमेट्री है या स्क्वायर ज्योमेट्री है। बात समझ आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो दोनों ही केसेस के लिए एक बार ट्राई करके देख लेंगे कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो समझना, रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मान लो मैंने सर्कुलर ज्योमेट्री के लिए लिख दिया 0.032 अंडर रूट ऑफ KT/5 म्यू सिटी, और वहीं पे स्क्वायर ज्योमेट्री के लिए ये हो जाएगा मेरे पास 0.02929 अंडर रूट KT/5 म्यू सिटी। यही हो जाएगा मेरे पास KT 0.029, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। मान लो मैंने बोला 0.032 अंडर रूट ऑफ KT5 म्यू सिटी, के कितना दिया हुआ है 0.01, ठीक है, इनटू टी कितना है 200 आवर्स है, मुझे 200 घंटे के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, अपॉन 5 म्यू सिटी, 5 कितना है कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट, 0.05 इंटू 200 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू सिटी 0.05 दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, मैं बोल देता हूं 0.032 इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस 0.01 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 200 अंडर रूट आंसर। तो ये आ गया मेरे पास 20,000। ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया 2000। तो रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेरे पास यहां मान लो कितनी आ गई, ये आ गई इंटू 0.032 दैट इज 64 आ गई। कितनी आ गई 64 फीट आ गई। तो मैं रेंज देखता हूं अगर तो वो 55 से 67 है, तो मतलब मेरा आंसर रेंज के अंदर है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर्कुलर को लेके बनाएंगे तो आंसर आ जा रहा है। वहीं पे अगर मान लो मैं इसको लेके बनाता हूं 0.029, अब अंडर रूट ऑफ KT/5 म्यू सिटी, ये तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है अगर ज्योमेट्री चेंज हो रही है तो मैं इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी बोल सकता हूं 2000 ही बोल सकता हूं। तो अब मेरी रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मान लो यहां कितनी आ गई, दैट इज 2000 इंटू 0.029 दैट इज 58 फीट आ गई। मतलब अगर मैंने स्क्वायर ज्योमेट्री लेके बनाया होता तो या ये फॉर्मूला लेके बनाया होता तो मेरी आंसर कितना आता 58 आता। वो भी मैं क्या देख रहा हूं रेंज के अंदर ही है, रेंज के क्या है अंदर है। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है 58 और 64 के बीच में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया देखो, गेट वालों ने आराम से दोनों के दोनों आंसर, क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री नहीं बताई है तो दोनों के दोनों आंसर आपके रेंज में आ जाएं, इसीलिए क्या किया इधर -3 कर दिया, इधर +3 कर दिया और रेंज कहां से कहां दे दिया 55 से 67 की वैल्यू की रेंज दे दी। मतलब आपकी रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं पे 58 और 54 के आंसर दोनों ही सही हो सकती है। तो अगर आपको ज्योमेट्री ना दे तो आप दोनों ही लेके बना सकते हो, लेकिन फिर मेरा सजेशन है क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम सर्कुलर ज्योमेट्री लेके बनाते हैं, तो अगर आपको ज्योमेट्री के बारे में कोई बात ना बोली जाए तो आप ज्योमेट्री को सर्कुलर लेके ही आंसर को सॉल्व करिएगा, ठीक है, स्क्वायर लेके मत बनाइएगा। ये वाला आपको सॉल्व ज्यादातर केसेस में करना है। अगर स्टडी स्टेट या सूडो स्टडी स्टेट या बाउंड्री पहुंच जा रही है तो उस केस में ये वाला भी लगा सकते हो। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो दोनों मेरा आंसर क्या है सही आ रहा है, सर्कुलर को भी लेके स्क्वायर को भी लेके, ठीक है। अब देखो गेट में एक सवाल आया था 2020 में जिसमें क्या पूछ रहा है समझने की कोशिश करना। एक थियोरेटिकल सवाल है, इसमें बहुत ही रेयर थियोरेटिकल सवाल बनते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही बनेंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखोगे बहुत अच्छे सवाल बिल्डअप और ड्रॉडाउन से हर साल लगभग गेट में पूछे गए। तो देखते हैं, अ ड्रॉडाउन टेस्ट इज कंडक्टेड एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट, ठीक है, कांस्टेंट फ्लो रेट है इन एन ऑयल वेल
फॉर अ रिजर्वायर विथ कांस्टेंट कंप्रेसिबिलिटी, कांस्टेंट कंप्रेसिबिलिटी मान ली, मतलब स्लाइटली कंप्रेसिबल तो है लेकिन वो कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं कर रही, जो कि बेसिकली हम हर जो इक्वेशन हमने फंडामेंटल्स देखे हैं हमने वो एजम्पशन लेके देखे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी को हमने कभी भी फंक्शन ऑफ प्रेशर नहीं माना, हमने उसको कांस्टेंट वैल्यू ही माना है, प्रेशर के साथ वो वैल्यू चेंज नहीं कर रही थी, चाहे वो कंप्रेसिबिलिटी हो, विस्कोसिटी हो, ठीक है, और कोई भी वैल्यू हो, पोरोसिटी हो, इन सबको क्या मान लिया था, कांस्टेंट ही मान के इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर सेमी स्टडी स्टेट कंडीशन, मतलब अगर ड्रॉ डाउन केस कर रहा हूं तो सेमी स्टडी स्टेट आ गया तो कौन सी कंडीशन वैलिड है, बात समझते हैं। सेमी स्टडी स्टेट आएगा तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रेट ऑफ प्रेशर चेंज एट द वेलबोर इज लेस देन एट द बाउंड्री। ऑब्वियसली ये बात नहीं हो सकती क्योंकि रेट ऑफ, अगर सेमी स्टडी स्टेट प्रेशर चेंज आया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट द वेलबोर जो होगा वो क्या होगा, चेंज लेस देन प्रेशर एट द बाउंड्री, मतलब क्या हो गया, बाउंड्री पे प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट द वेलबोर इज लेस देन एट द बाउंड्री, नहीं ये बाउंड्री पे प्रेशर क्या होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, कहीं ना कहीं इनवैलिड हो गया, सेमी लॉग स्टेडी स्टेट के लिए इनवैलिड हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ आउटर बाउंड्री ऑन द रिजर्वायर इज फेल्ट एट द वेलबोर। ऑब्वियसली अब क्या होगा कि जब मेरे पास बाउंड्री पहुंचेगी, मतलब प्रेशर रिस्पॉन्स बाउंड्री पे पहुंचेगा, तो बाउंड्री पे प्रेशर रिस्पॉन्स पहुंचने के बाद अब उसका इफेक्ट मुझे मिलेगा वेलबोर पे, जो प्रेशर रिस्पॉन्स, मतलब क्या होगा, वो जो जीरो स्लोप लाइन है वहां से डेविएट हो जाएगा, तो ये एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वायर परमिबिलिटी डज नॉट अफेक्ट वेलबोर प्रेशर, गलत बात है, क्यों, क्योंकि रिजर्वायर की परमिबिलिटी क्या करेगी, प्रेशर के, वेलबोर के प्रेशर को इफेक्ट करेगी। क्यों करेगी, अगर अच्छी परमिबिलिटी होगी तो चेंज तेजी से पहुंचेगा, अगर खराब परमिबिलिटी है तो चेंज देरी से पहुंचेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा का पूरा जो स्लोप है उसकी जो स्लोप में है उसमें के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो के क्या होगा, परमिबिलिटी के, रिजर्वायर की परमिबिलिटी अफेक्ट करेगी किसको, वेलबोर प्रेशर को। तीसरा पॉइंट तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चौथा, रिजर्वायर प्रेशर इन द रिजर्वायर डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर सेमी स्टडी स्टेट की मैंने बात की तो मैं बोल रहा हूं कि रिजर्वायर का प्रेशर चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, ऐसा नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज करेगा रिजर्वायर में विद टाइम, यही तो मेजर कर रहे हैं हम, यही तो मेजर कर रहे हैं। हाँ, अगर स्टडी स्टेट पहुंच जाता या फिर इक्विलिब्रियम में हो जाता तब टाइम के साथ प्रेशर चेंज नहीं करता, लेकिन अभी तो चेंज करेगा, तो इस केस में क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, बॉम्बे इज माय राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट सवाल है जो गेट 2020 में पूछा और दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सवाल जो गेट ने हमसे पूछा है थ्रू इन बिल्डअप टेस्ट या ड्रॉ डाउन टेस्ट, इन वेल टेस्टिंग। अगर देखा जाए तो ये सबसे इजीएस्ट सवाल पूछा गया है। हालांकि जब आप सवाल देखोगे तो आपको डर लगेगा, ठीक है, आपको डर लगेगा कि ये सवाल क्या क्या पूछ रहा है, इसमें कोई बहुत खतरनाक चीज पूछ रही है, लेकिन जब सवाल को शांति से पढ़ोगे तो सवाल में कोई दम नहीं है। देखो आप, आंसर में कोई दम नहीं है, समझना। अब बिल्डअप टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ वेल फॉर 100 आवर्स, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 100,000 आवर्स, ठीक है, हाँ, 1,000 घंटे के लिए डेल्टा टी किया गया, ठीक है। अब बिल्डअप टेस्ट ऑन इज परफॉर्म्ड ऑन वेल आफ्टर 1 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी ये क्या है, ये टीपी है मेरे पास, आफ्टर 1000 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, टीपी कितना है, 1000 आवर्स है। ड्यूरिंग द शट इन पीरियड द हॉर्नर अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई हॉर्नर की, ठीक है, हॉर्नर की एक इक्वेशन आ गई, इसमें मैंने बोला कि ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। द के इसमें क्या बोला, परमिबिलिटी है, एच रिजर्वायर थिकनेस है, पी आई क्या है, इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर है, क्यू फ्लो रेट है, म्यू विस्कोसिटी है, टी डी डायमेंशनलेस प्रोडक्शन टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, जानते ही हम। पी डी क्या है, डायमेंशनलेस प्रेशर टाइम है। इसमें जो एक कांस्टेंट है ये सिग्मा आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट वैल्यू वो बोल रहा है, x बोल रहा है डिपेंडेंट ऑन शट इन टाइम एंड प्रोडक्शन टाइम, मतलब यहाँ पे जो x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, शट इन टाइम और प्रोडक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x आफ्टर 5 आवर्स ऑफ शट इन। तो अब अगर मैं इस हॉर्नर जो इक्वेशन दी हुई है अगर उसको रिलेट करने जाऊं जो अपनी बिल्डअप की इक्वेशन आती है किससे,
जब हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन लगा के हम जब बिल्डअप की इक्वेशन लगाते हैं, निकालते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक सेकेंड के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है मेरे पास। मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास इस जगह पे अगर मैं इसी इक्वेशन से रिलेट कर दूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है PWS इज इक्वल टू PI माइनस 162.6 QB म्यू बाय KH ln ऑफ आप बोलते हो TP प्लस डेल्टा T बाय डेल्टा T। यही इक्वेशन कुछ आपके पास आती है और यही इक्वेशन कुछ यहाँ पे मिलती जुलती दिख रही है। तो यहाँ पे जो ln T है वो यहाँ पे ये बोल रहा है प्रोडक्शन टाइम और शट इन टाइम का एक फंक्शन है। x क्या है, फंक्शन किसका है, शट इन टाइम और प्रोडक्शन टाइम का। तो यहाँ पे मुझे शट इन टाइम और प्रोडक्शन टाइम का एक रिलेशनशिप मिलता है हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन में। मतलब x मेरा क्या है, x एक तरीके से TP प्लस डेल्टा T बाय डेल्टा T है। ठीक है, अब मुझे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी 5 घंटे के प्रोडक्शन के बाद, तो मैं निकाल लेता हूं। तो अगर मैं बोलता हूं x मेरे पास TP प्लस डेल्टा T बाय डेल्टा T है, तो TP मेरे पास कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है और डेल्टा T कहाँ पूछ रहा है 5 बाय 5, तो ये कितना हो गया 1005 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 201। x की वैल्यू कितनी हो गई 201 हो गई। तो आंसर देखो कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे तो सॉल्व करना कुछ नहीं है, बस ये समझना कि x इसने साफ साफ यहां लिख दिया शट इन टाइम और प्रोडक्शन टाइम का फंक्शन है। ये समझना कि वो TP प्लस डेल्टा T बाय डेल्टा T मतलब ये हॉर्नर टाइम है, उसने बोल दिया हॉर्नर अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है। x क्या है, हॉर्नर टाइम है, हॉर्नर टाइम है, ये बस समझ जाना ही इस सवाल को कर लेना था। तो आंसर कितना हो गया 201 हो गया, जो इसके मिड रेंज में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी था, आराम से काफी स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके इसमें आंसर ऑब्टेन कर लिया।